हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है डी9 चार्ट, ऑल्सो नोन एज नवमांशा चार्ट। डी9 चार्ट एक डिविजनल चार्ट है जिसे हम नवमांशा चार्ट भी कहते हैं। नवमांशा यानी नौवां अंश। तो ये नौवां अंश कैसे कैलकुलेट होता है उसी को समझते हैं। देखिए, हमारी जो कुंडली है यानी डी1 चार्ट, उसका जो हर एक हाउस है, वो जो उसमें एक राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। उसी तरह से जो 12 हाउसेस है हमारे, जैसे सेकंड हाउस में जो वृषभ राशि है वो 30 डिग्री की है, थर्ड हाउस में जो मिथुन राशि है वो 30 डिग्री की है। तो ओवरऑल अगर हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 12 हाउसेस है, तो टोटल 360 डिग्री आता है। तो हमारे जो कुंडली है वो कहीं ना कहीं 360 डिग्री की है। तो उसमें से हर एक राशि जो 30 डिग्री की है, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो एक अंश जो है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का आता है। उस तरह से अगर हम 9 अंश तक कैलकुलेट करते हैं तो जो एक अंश है वो कहीं न कहीं 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो उसी तरह से सेकंड हाउस को भी अगर हम 30 डिग्री है, तो उसको भी अगर हम 9 से डिवाइड करें तो वहाँ भी अगर हमें 9 अंश मिलेंगे। तो उसी तरह से अगर हम 12 हाउसेस को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 108 पार्ट्स हमें मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि डी9 चार्ट जो है वो डी1 चार्ट का कितना डिटेल्ड और मैग्नीफाइड लुक है। देखिए, डी1 चार्ट में जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स है, उसी से हमें डी9 चार्ट के प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स का भी पता चलता है। हमें बस डी1 चार्ट के जो नक्षत्र और पद है, उसको अगर हम उसको एनालाइज़ करते हैं, तो उससे हमें डी9 चार्ट के जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स है, उसका हमें पता चलेगा। जैसे कि डी1 चार्ट का जो लगन है, जैसे मेष लगन है, तो मेष लगन में अश्विनी नक्षत्र होता है। तो अगर ये लगन जो है, ये अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पद में, देखिए जो पहला पद है, वो है मेष, दूसरा पद जो है वो है वृषभ, तीसरा पद जो है वो है मिथुन और चौथा पद है वो कर्क। तो मान लीजिए लगन जो है, वो अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय पद में, यानी द्वितीय चरण में है, तो आपको जो डी9 चार्ट का जो लगन होगा, वो भी वृषभ लगन होगा, यानी वृषभ लगन की कुंडली डी9 चार्ट में होगी। यही अगर तीसरे चरण में होता, तो मिथुन लगन का उदय होता डी9 चार्ट में। तो इस तरह से अगर हमें लगन मिल जाता है डी9 चार्ट का, तो हमें बाकी के हाउसेस भी मिल जाते हैं। जैसे अगर टॉरस नवमांश अगर राइज़ होता है डी9 चार्ट में, तो हमें सेकंड हाउस में मिथुन राशि मिलेगी, थर्ड हाउस में कर्क राशि एंड ओवरऑल 12 हाउसेस हमें पता चल जाएँगे। तो सिर्फ़ लगन से हमें ये पता चलता है कि 12 हाउसेस कैसे होंगे। देखिए, इसी तरह से प्लैनेट्स के जो अरेंजमेंट होंगे डी9 चार्ट में, वो भी हमें पता चलेगा। तो हमें बस ये पता करना है कि कोई प्लैनेट किस नक्षत्र और किस पद में बैठा है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि मून जो है, वो वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो अगर ये ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में है, यानी पहले पद में है, जो सैजिटेरियस है, तो ये डी9 चार्ट में भी सैजिटेरियस ही राशि में बैठा होगा, यानी धनु राशि में ये प्लेस होगा। तो हम ये कह सकते हैं। उसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे जुपिटर अगर मेष राशि में बैठा है, अगर ये मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के चौथे पद में बैठा है, तो ये डी9 चार्ट में भी कर्क राशि में ही बैठा होगा। क्योंकि जो चौथा पद है, अश्विनी नक्षत्र का वो कर्क है, तो हम ये कह सकते हैं कि डी9 चार्ट में जुपिटर भी कर्क राशि में ही बैठा होगा। तो इस तरह से बाकी सारे प्लैनेट्स भी इसी तरह से नक्षत्र और पद को एनालाइज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि वो डी9 चार्ट में कहाँ प्लेस होंगी। तो हमें बस ये देखना है कि लगन और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, ये किस नक्षत्र और किस पद में बैठे हैं। तो जिससे हमें डी9 चार्ट का जो ओवरऑल प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स है, वो हमें पता चलेगा। हमारी कुंडली में जो 9th हाउस है, इसी 9th हाउस का एक्सपांशन ही डी9 चार्ट है। तो डी9 चार्ट जो है, ये कहीं न कहीं 9th हाउस से ही कनेक्टेड होता है। और 9th हाउस जो है, ये हमारे भाग्य, फॉर्च्यून और डेस्टिनी को इंडिकेट करता है। तो कहीं न कहीं ये हम ये कह सकते हैं कि डी9 चार्ट जो है, ये हमारे भाग्य और डेस्टिनी को इंडिकेट करता है। हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में नहीं क्या कई राजयोग होते हैं, कई प्रोमिसेस होते हैं, लेकिन क्या ये राजयोग और प्रोमिसेस फुलफिल होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें डी9 चार्ट से पता चलेगा। देखिए, इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि डी9 चार्ट जो है, ये आफ्टर मैरिज एक्टिवेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डी9 चार्ट ये बाय बर्थ ही एक्टिवेट होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति 30 ईयर्स का होता है, तब उसको डी9 चार्ट के जो इफ़ेक्ट है, वो ग्रेजुअली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे-जैसे व्यक्ति एज वाइज़ आगे प्रोग्रेस करता है, डी9 चार्ट के जो इफ़ेक्ट है, वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट होते जाते हैं। और जब व्यक्ति 36 ईयर्स का होता है, तब उसको डी9 चार्ट के कंप्लीट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, डी9 चार्ट जो है, ये ओवरऑल मैरिज एंड रिलेशनशिप को एनालाइज़ करने के लिए ही होता है। इससे हम मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी बेटर वे से जान सकते हैं, काफ़ी डीपर इनसाइट्स हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन डी9 चार्ट जो है, ये काफ़ी कुछ और भी चीज़ों को इंडिकेट करता है, जैसे कि कोई व्यक्ति की इनर पर्सनैलिटी के बारे में ये बहुत डिटेल में बता सकता है कि कोई व्यक्ति
अंदर से कैसा होगा? देखिए, बाहर से कोई व्यक्ति कैसा है ये तो हमें डी1 चार्ट से पता चल जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति अंदर से कैसा होगा, ये हमें डी9 चार्ट से पता चलता है। डी9 चार्ट से हमें ये भी पता लगता है कि कोई व्यक्ति कितना स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा, उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में भी हमें डी9 चार्ट से बहुत अच्छे से पता चलता है। देखिए, डी9 चार्ट का जो लगन है, ये किसी व्यक्ति की इनर पर्सनैलिटी को शो करता है, यानी कोई व्यक्ति अंदर से कैसा होगा। तो डी9 चार्ट का जो लगन है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल से समझें, तो डी1 चार्ट में मिथुन लग्न की कुंडली है, लेकिन डी9 चार्ट में कैंसर यानी कर्क राशि उदय हो रही है। तो डी1 चार्ट में जो मिथुन लग्न है, उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति टॉकटेटिव होगा, कम्युनिकेशन में अच्छा होगा, ये काफ़ी ह्यूमरस भी हो सकता है और इसके पास कोई आर्टिस्टिक टैलेंट या ये सोशलाइज़ भी हो सकता है। लेकिन डी9 चार्ट में क्योंकि कर्क लगन है, तो ये व्यक्ति अंदर से सेंसिटिव होगा, इमोशनल होगा, नर्चरिंग एंड केयरिंग नेचर इसका होगा। घर और मदर से ये अटैच फ़ील करता होगा। तो ये कहीं न कहीं कर्क लग्न की जो क्वालिटीज़ है डी9 चार्ट में, कहीं न कहीं ये इसकी इनर पर्सनैलिटी का एक पार्ट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति में अंदर से जो है कर्क राशि की क्वालिटीज़ होगी। उसी तरह से अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल से समझें, तो डी1 चार्ट में मान लीजिए कि डी1 चार्ट में टॉरस लगन उदय हो रहा है, लेकिन डी9 चार्ट में लियो यानी सिंह लगन उदय हो रहा है। तो डी1 चार्ट में जो टॉरस लगन है, उसके अकॉर्डिंग ये व्यक्ति सेकंड हाउस की जो चीज़ें हैं, जैसे कि वेल्थ, फैमिली, फूड, इन सब से ये अटैच होगा। लेकिन डी9 चार्ट में सिंह यानी लियो लगन उदय हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति में जो है सिंह यानी लियो लगन की क्वालिटीज़ होगी। जो हम इसकी इनर पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति अंदर से अथॉरिटेटिव होगा, क्योंकि लियो जो है, ये सन से रूल करता है और सन अपनी अथॉरिटी के लिए जाना जाता है। व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, व्यक्ति का नेचर जो है वो क्रिएटिव होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो ये व्यक्ति है, अंदर से ये क्रिएटिव, अथॉरिटेटिव, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी और कुछ ईगो भी हो सकता है इसमें। सो इस अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि डी1 चार्ट से व्यक्ति की आउटवर्ड पर्सनैलिटी हम देख सकते हैं। लेकिन जो डी9 चार्ट है, ये कहीं न कहीं व्यक्ति की जो इनर पर्सनैलिटी है, इसके बारे में ये दिखाता है। इसके अलावा डी9 चार्ट में किस हाउस की राशि उदय हो रही है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए डी1 चार्ट में वृषभ लग्न की कुंडली है और डी9 चार्ट में कर्क लगन उदय हो रहा है। इसका मतलब ये है कि डी1 चार्ट में जो कर्क राशि है, वो थर्ड हाउस में है। तो कहीं न कहीं थर्ड हाउस की राशि डी9 चार्ट में उदय हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस व्यक्ति का जो लाइफ़ का जो पैटर्न होगा या इंक्लिनेशन होगा, कहीं न कहीं ये थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड होगा। जैसे कि आर्टिस्टिक टैलेंट, सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग। तो ये भी हम कह सकते हैं। कहीं न कहीं जो यंगर सिबलिंग्स है, इसका भी एक रोल हो सकता है इनके लाइफ़ में। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि थर्ड हाउस उदय हो रहा है। उसी तरह से अगर डी9 चार्ट में केंद्र हाउसेस यानी 1, 4, 7, 10 उदय हो रहे हैं या फिर ट्राइनल हाउसेस जो है 1, 5, 9 अगर ये उदय हो रहे हैं तो कहीं न कहीं ये अच्छा होता है। क्योंकि ये हाउसेस जो है ये शुभ माने जाते हैं। अगर 9th हाउस ही उदय हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो व्यक्ति का भाग्य है, भाग्य ही उदय हो रहा है। हमने शुरू में देखा था कि डी9 चार्ट ये कहीं न कहीं व्यक्ति का जो भाग्य है इसको इंडिकेट करता है। तो अगर भाग्य की ही राशि अगर इन उदय हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति जो है, ये इसको भाग्य का साथ होगा, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरह से किस हाउस की राशि उदय हो रही है, ये भी जानना इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर डी9 चार्ट में त्रिक हाउसेस यानी 6, 8, 12 उदय हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो लाइफ में है, हार्डशिप, चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स आएँगे। तो कहीं न कहीं व्यक्ति को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आगे जाके, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर 6th हाउस अगर उदय हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं सर्विस या नौकरी को इंडिकेट करता है। ये सेवा को इंडिकेट करता है, तो कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति है, अपने प्रोफ़ेशन से या नौकरी से काफ़ी अटैच रहेगा। अगर 8th हाउस की राशि उदय हो रही है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ऑकल्ट से रिलेटेड हो सकता है या रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। अगर 12th हाउस की राशि डी9 चार्ट में उदय हो रही है, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, घर से दूर जाकर कोई वर्क कर सकता है या फिर व्यक्ति की जो लाइफ़ है, वो कहीं न कहीं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से होके गुज़र सकती है, हम ये कह सकते हैं। तो कहीं न कहीं 12th हाउस के जो सिग्निफिकेशंस है, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार जो ट्राइन हाउसेस है, अगर ये उदय होते हैं, तो इस प्रकार का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स अच्छी होगी, तो कहीं न कहीं इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी उतने ही कम होंगे। अब बात करते हैं कि प्लैनेट के पोटेंशियल की। तो अगर किसी भी प्लैनेट का जो रियल पोटेंशियल है, वो हमें डी9 चार्ट से पता चलता है कि वो प्लैनेट क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लैनेट डी9 चार्ट में कैसा प्लेस्ड है। क्या वो बहुत ज़्यादा मैलेफिक के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है? अगर नहीं है और वेल प्लेस्ड है और फ्रेंडली राशि में बैठा है, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो प्लैनेट
अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकता है आगे जाके। हो सकता है कि वो D1 चार्ट में उतना अच्छे से प्लेस ना हो। तो कहीं न कहीं अगर D1 चार्ट में अगर प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स अच्छी नहीं है, लेकिन D9 चार्ट में वही प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स बेटर है, तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के जो इनिशियल लाइफ़ में स्ट्रगल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, लेकिन बाद में कहीं न कहीं वो स्ट्रगल्स और जो चैलेंजेस थे, उससे उभर कर कहीं न कहीं व्यक्ति राइज़ करेगा। कई बार हमारी कुंडली में हम देखते हैं कि सूर्य से कुछ प्लैनेट अस्त हो जाते हैं। जैसे सन के सबसे करीब मरकरी होता है, तो हम देखते हैं कि मरकरी कई बार सन से कॉम्बस्ट हो जाता है, यानी अस्त हो जाता है। क्योंकि एक स्पेसिफिक डिग्री पे जब मरकरी सन के करीब आता है, तो सन उस प्लैनेट को अस्त कर देता है। लेकिन अगर यही D9 चार्ट में सन से एक घर पीछे या एक घर आगे अगर मर्क्यूरी प्लेस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आगे जाके इस कॉम्बस्ट प्लैनेट के यानी कॉम्बस्ट मर्करी के जो रिजल्ट्स है, वो उतने खराब नहीं होंगे। एक और अगर एग्जांपल लें, जैसे कि अगर सन से जुपिटर अगर कॉम्बस्ट है, लेकिन जुपिटर अगर सन से एक घर पीछे और एक घर आगे नहीं है, कहीं और पे ही प्लेस्ड है, जैसे कि 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जुपिटर जो है, कॉम्बस्ट होकर भी आगे जाके वैसे रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर आगे जाके बेटर रिज़ल्ट्स ही प्रोड्यूस करेगा। देखिए इसी तरह से अगर हमारी कुंडली में कोई प्लैनेट नीच का है यानी डेबिलेटेड है, जैसे कि जुपिटर कैप्रिकॉर्न में डेबिलेटेड है, लेकिन यही जुपिटर अगर D9 चार्ट में एक्सॉल्टेड हो जाता है कर्क राशि में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में यानी सैजिटेरियस में प्लेस है या पाइसिस में प्लेस्ड है या फिर कोई भी फ्रेंडली राशि में प्लेस्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर जो है, वो आगे जाके अच्छा हो रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर में अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने की पूरी क्षमता है। अगर जुपिटर बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, जैसे सैटर्न राहु के, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जुपिटर जो है, ये वेल प्लेस्ड है और जुपिटर की जो सिग्निफिकेशंस है, वो आगे जाके बेटर ही होंगे। इसी को हम नीच भंग राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि अगर D1 चार्ट में कोई प्लैनेट नीच का है यानी डेबिलेटेड है, जैसे कि अगर मार्स डेबिलेटेड है कर्क राशि में, यही मार्स अगर D9 चार्ट में जाके अपने ओन राशि में प्लेस होता है या फिर कैप्रिकॉर्न में प्लेस होता है जहाँ पे वो उच्च का होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्स जो है वो कहीं न कहीं आगे जाके बेटर ही होगा। तो इस तरह से हमें D9 चार्ट से पता चलता है किसी भी प्लैनेट की जो है रियल पोटेंशियल कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये हमें पता चलता है। D9 चार्ट जो है मेनली मैरिज को फ़ोकस करता है, तो मैरिज के बारे में काफ़ी कुछ इनसाइट्स हम इससे जान सकते हैं। ये व्यक्ति की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उसकी इनर पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी कुछ बातें हमें पता चलती है और व्यक्ति की जो डेस्टिनी है, उसका भाग्य कैसा है, ये हमें इससे पता चलता है। तो इस तरह से D9 चार्ट से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलती है। लेकिन हमें किसी भी कंक्लूजन पे पहुँचने से पहले एक बार D1 चार्ट यानी जो मेन कुंडली है, उससे हमें क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। आई होप कि ये D9 चार्ट का जो टॉपिक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बस हमने आज इसका एक पहलू देखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।